नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। लद्दाख, वो भूमि जहां लोग गौतम बुद्ध के आदर्शों पर चलते हैं, लेकिन अगर दुश्मन की टेढ़ी नजर अपनी 1 इंच जमीन पर भी पड़ जाए तो फिर दुश्मन का रक्त बहाने से भी नहीं चूकते। अब देखिए, ये त्रासदी है कि एक सीमा लद्दाख की लगती है पाकिस्तान से, दूसरी तरफ है चीन का विश्वासघात यानी करगिल की पहाड़ियां, जहां कभी वो युद्ध लड़ा गया था, आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन इस सब के बीच इस जगह ने अपने शौर्य, देश के प्रति अपने समर्पण से कभी समझौता नहीं किया है। इंडिया के साथ छिड़ना उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम उसको चका छुड़ा सकता था। वो 62 का इंडिया नहीं रहा अभी। हर घर से 3, 4, 5 लड़के तो है ही है। इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़े तो हम भी तैयार हैं अपने देश के। ये हमारा हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का रहेंगे। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में दोनों जंग जीतेंगे। ये लद्दाख है, मिजाज में मस्ती, रगों में देशभक्ति, दुआओं में अमन, दिलों में चैन, बातों में वफादारी, खून में खुददारी, नियत साफ है। ये लद्दाख है। शायरों ने जिसे चांद की धरती कहा, जज्बातों ने जिसमें चांद का टूटा हिस्सा देखा, आध्यात्म ने जिसे अपना अंतिम पड़ाव माना, सदियों से भी पुराना जिसका इतिहास है, ये लद्दाख है। लद्दाख जब एक हुआ करता था उस वक्त इतना इम्पोर्टेंट हुआ करता था। ये एक सेंटर प्लेस बन गई थी ट्रेड रूट का, जिसमें तिब्बत, सेंट्रल एशिया और इंडिया के साथ ट्रेडर्स यहाँ आते थे, यहाँ से अपने गुड्स को एक्सचेंज करते थे या बेचते। भारत के लिए जो सिंधु की विरासत है, दुनिया के लिए जिसकी पहाड़ियों में कुदरती खजानों के भंडार छिपे हैं, स्थानीय निवासियों के लिए जो भारत की संप्रभुता और सम्मान की रक्षा का अंतिम किला है, जो संस्कृतियों का संगम और बोली में बेबाक है। जी हाँ, यही लद्दाख है। आपको अभी कैसा लगता है जब चाइना बोलता है कि नहीं, ये हमारा है, हमारे हिस्से में? बिल्कुल नहीं है, चाइना का ये लद्दाख, ये हमारा हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का रहेंगे। और हम लद्दाखी भी इसके पीछे बहुत जोर लगाएंगे। अगर चाहे तो हम आर्मी के साथ शाना बशाना करके हम उस जगह को लेने के लिए वॉलंटियरली तैयार हैं। जहां जीवन सरल है, वहां फिर उसके हिस्से में इतना संघर्ष क्यों है? जहां कुदरती भोलापन है, वहां दुश्मनों की इतनी पैनी नजर क्यों है? जो जमीन पेड़ पौधे तक नहीं उगाती, उस जमीन पर शत्रु के विश्वासघाती मंसूबों की खरपतवार इतनी ऊंची क्यों उगाई है? जो धरती फूल सी है, वो चीन की आंखों में शूल सी क्यों गड़ती है? लद्दाख की जमीन पर खड़े होकर लद्दाख के लोगों की जुबान से लद्दाख की वो कहानी सुनाएंगे जो किताबों में कहीं लिखी नहीं गई, लेकिन वो लद्दाख का असली सच है। लद्दाख के दिल की वो धड़कन सुनाएंगे जिसमें हर धड़कन के साथ हिंदुस्तान के लिए दुआ निकलती है। वो जज्बा दिखाएंगे लद्दाख का, जहां देश की बात आते ही बूढ़ी आंखों की चमक बढ़ जाती है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जिस इलाके में हमारे सैनिक इस समय मुस्तैद है, बहुत ही दुर्गम इलाका है, बहुत विषम वहां की परिस्थितियां होती हैं। चूंकि जो पहाड़ होते हैं वहां पर एक तो ऊंची चोटियों पर बर्फ पड़े हुए, जो नदियां हैं उनका पानी बिल्कुल बर्फ सा ठंडा, और
पेड़ पौधों के नाम पर कुछ भी नहीं। आज चीन की बदनीयती ने फिर से लद्दाख को रण क्षेत्र में बदला है तो याद आता है लद्दाख का संपूर्ण इतिहास कि राजे रजवाड़ों से मुगलिया सल्तनत तक और वहां से अंग्रेजी हुकूमत से लेकर चीन के बार बार के विश्वासघात तक लद्दाख ने कैसे अपनी पहचान के लिए संघर्ष किया। वो किस्से लोगों की जुबान पर आज भी हैं। एक किस्सा खुलता है 58 साल पहले का, साल 1962 और चीन के निशाने पर देश के कई हिस्सों समेत लद्दाख। क्या अनाउंसमेंट करता था चाइनीज वॉर से पहले? वॉर से पहले ये करता थे, वो पहले तो कोई गाना सुनाता है, उसके बाद बोलते हैं ये जमीन हमारा भी नहीं आपका भी नहीं, अपना अपने जगह पर वापस जाओ। अच्छा। हाँ, और हमारी जमीन पर आकर वो ये गाने बजाते? हाँ, वो उनका गाड़ी चल के वो बोलता है। हिंदी फिल्म का गाना बजता था? बजता तो था। हाँ, वही फिल्म का। हिंदी फिल्म। हाँ। चीनी सैनिक पेट्रोलिंग की गाड़ियों में हिंदी गाने बजाकर दोस्ती की बाहें फैलाकर साजिश का खंजर चुभोते थे और जब तक हमला बोल नहीं दिया तब तक तेज रफ्तार से वापस लौटने का सिलसिला जारी रखा। लद्दाख के दुर्गम क्षेत्रों में रास्ते तब तक बने नहीं थे। हम लगातार हमारा 2 आदमी के बीच में एक घोड़ा मिलता था सवारी के लिए, तो वो 1 घंटा वो चलना, 1 घंटा हम पैदल चलना, जहाँ हमारा पानी के किनारे पहुँचा तो वो रुकना, फिर दोनों चढ़ के पानी क्रॉस करता था। पानी जो है हम क्या करता था, दिन में 25-26 क्रॉसिंग होता था, तो कभी कभी जो है थोड़ा पानी रहता तो हम क्रॉस कर लेता था जूता के सामने रफल लेके 50 रोन भी उठाकर, तो हम चला। हमारा नेहरू जी चाइनीज में गया था बीजिंग, वहाँ चोलनाई जी था, उनके साथ बातचीत कर रहा था तो वहाँ नारे लग रहा था हिंदू चीना भाई भाई। तो उस टाइम फिर भी जो अमूमन होना चाहिए डिफेंस हमारा ठीक था, लेकिन जब नेहरू जी वापस आया उसने अचानक हमला कर दिया। परी कथाओं जैसे पात्र थे लद्दाख के लोग, जिनकी जिंदगी में चीन 1962 में विलेन की तरह आया। चीन का एजेंडा क्लियर था, भारत की तरफ से राजनीतिक तौर पर असमंजस और रणनीतिक तौर पर सामंजस्य की भारी कमी थी। उसके ऊपर से हथियारों की स्थिति और भी नाजुक थी। आप लोग के पास कैसी गोली, राइफल, कैसे हथियार होते? नहीं, थ्री था सर, और कुछ नहीं था। वो 300 गाड़ी चलता है, उससे आगे चलता नहीं। मोटर था जग पर, बस वहाँ एमुनेशन भी कम होगा सब। चाइना क्या लेकर आता था, कैसी बंदूक? चाइना तो ऑटोमेटिक ऑलरेडी उनके पास होता ही सब, उनका पॉपुलेशन बहुत होता है फौजी, जो सिविल ज्यादा आता है उसके साथ। तो हमारे पास क्या था, 3 एक बार काक किया, लगाया, फिर बड़े हथियार हमारे पास उस टाइम होता है LMG लाइट मशीन गन, और दूसरा होता है 2 इंच मोटर, जो एक मोटर होता है, वो चीज था हमारा। गोलियों की चीनी बौछार के आगे भारतीय जवान सिर्फ हिम्मत से लड़ रहे थे। लद्दाख के स्थानीय जवान तो मौसम से लड़ने में सक्षम थे, लेकिन दूसरी रेजिमेंट्स के जवान जो सीधे लड़ाई के मैदान में उतारे गए, उनके लिए मौसम बहुत बड़ा दुश्मन था। माइनस का तापमान, सूती वर्दी, कैनवस के जूते और ठंडे ट्रिगर पर जमी उंगलियां। क्योंकि पानी पूरा जाम रहा है, तो फिर उनका हाथ पे जो किसी को ये जो पसीना आ जाता है बूट पहन के, उसका पैर भी वहाँ उनका ठंड हो जाता है, तो पैर भी खराब हो जाता है। हाथ ये जो पूरा अंगुली जो सूज जाता है, छला जैसे पड़ता है ना ठंड से, तो फिर उनका काटा होगा। इतनी ठंड की हाथ पैर भी खराब हो जाते हैं। खराब हो जाता है। तो हम तकरीबन 10-15 आदमी था उनको खाना खिलाने के लिए। अभी दिन को कोई वो शोर नहीं करता है, दर्द नहीं होता है। जब रात हो जाता है तो फिर वो लोग सोना नहीं देते, पूरा अंगुली बस वो जो चमड़े का दस्ताना पहना है ना, फिर हाथ ऐसे हिला के शोर करते हैं।
साधनों की कमी से ज्यादा सड़कों का न होना तब सबसे ज्यादा चुभता था। आपने 62 का युद्ध लड़ा है जी। आपने कहां पर लड़ाई लड़ी थी, कैसा था उस समय? जी, उस समय बड़ा कठिन था इधर, क्योंकि ये रोड वगैरह बिल्कुल नहीं था। तो हम याक के ऊपर, घोड़े के ऊपर, यहाँ ले से जहाँ अभी बॉर्डर है वहाँ मैक्सिमम 15 या 16 दिन लगता है। तो पूरा पैदल चलता था। हमारे टाइम पर इतना आदमी भी नहीं था ना, काम था। वहाँ जहाँ 10 आदमी होना चाहिए, मतलब एक कमरे में, वहाँ 3-4 आदमी था। ऐसे 1-3 गार्ड, जो क्या लड़ेगा। इतिहास और राजनीति की किताबों में जंग का परिणाम अपनी अपनी व्याख्या के साथ दर्ज है, लेकिन बहादुरी की ये मिसाल जो लद्दाख के सीने में दफन है, वो बेमिसाल है। तो उस लिहाज से जो उस टाइम फौजी था उन्होंने बहुत बहादुरी किया है। नहीं तो ये उम्मीद था हमें कि कहीं लद्दाख को भी कब्जा ना कर दे, जैसे तिब्बत की तरह। 62 की लड़ाई को 58 साल बीत गए, लेकिन सड़कों का काम अभी भी अधूरा है। बीते कुछ वर्षों में सड़क बनाने में तेजी आई तो चीन को चुभने लगा, और अब वो फिर एक बार मोर्चा खोले खड़ा हो गया। अपनी ऊंचाई के कारण लद्दाख को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, यानी कि दुनिया की छत। यहाँ का समतल से समतल इलाका हजारों फीट की ऊंचाई पर रहता है, और इसीलिए यहाँ पर निर्माण कार्य जो है किसी भी तरीके का बहुत ही कठिन रहता है। इतने सालों में इस बात को लेकर बातचीत तो चलती रही कि निर्माण का कार्य तेज रफ्तार से चलता रहे, लेकिन यह हमेशा हो नहीं पाया। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ी है, और सुदूर दुर्गम इलाकों में भी उसी रफ्तार से काम चल रहा है, ताकि पहाड़ी इलाकों की कनेक्टिविटी टूटने न पाए। भारत का पूरा फोकस इन दिनों 2 सड़कों पर मुख्य रूप से है। दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी, जो देश के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित आउटपोस्ट को देश से सीधे जोड़ता है। दूसरी सड़क है सासिरला, जिसे डीबीओ की वैकल्पिक और देश की रणनीतिक सड़क माना जा सकता है। इन 2 मुख्य सड़कों के अलावा और जितनी भी सड़कें बननी थी, उनका 75% काम बीआरओ पूरा कर चुका है। लेह से सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण दौलत बेग ओल्डी तक जाना अब चंद घंटों का काम है। ये वही रास्ता है जहां एक समय में भारतीय जवानों को 10 से 15 दिन लग जाया करते थे। चीन बौखला रहा है, लेकिन 1962 के जाबाजों को अपना दौर याद आ रहा है कि काश तब ये सड़कें बनी होती। 25 साल पीछे साल उसको करना है, पीछे भगाना है। अभी हमारे पास इतना हथियार है, हम डरने में क्या है, कोई डर नहीं सकता है। अभी हमारे पास उसको अंग भी नहीं उठा सकेगा। उस टाइम तो क्या था, खुला था, इतना डिफेंस नहीं थे। लेकिन आज आपको लगता है कि हम चाइना से अगर लड़ें तो जीत सकते हैं? जीत सकते हैं। अभी तो सब कुछ है ना, हथियार, मोटर, हर एक चीज हैवी है ना। आज जब आप देखते हैं चाइना और आज इंडिया देखते हैं, हमारे पास वैसा वेपन्स आपको तो हम उसको चक्का छुड़ा सकता था, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हमारा हथियार भी अच्छा है। या ऐसा है, अपने जगह है, अपने जगह को तो एक ही छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसको अभी वो वक्त नहीं है उसका, वो भूल जाए कि वो 62 में हमने इस तरह किया था। अभी वो इंडिया नहीं है। दुश्मन आज फिर चुनौती पेश कर रहा है, तो बूढ़ी आंखों में चीन को सबक सिखाने का जोश जवान हो उठता है। ये जंग के थोपे हुए हालात का प्रत्युत्तर है। हालांकि लद्दाख शांति से जियो और जीने दो का संदेश देने वाला क्षेत्र है। उसकी हवाओं में सद्भाव के मंत्र गूंजते हुए कोई भी सुन सकता है। कहते हैं कि जो सरहद की रक्षा करता है वो सिपाही होता है, और जो धर्म और संस्कारों की रक्षा करता है वो एक सन्यासी होता है। और गुरुजी ने तो दोनों की रक्षा की है, और अब धर्म, संस्कार, शांति सबकी रक्षा करते हुए आज ये प्रार्थना, इसमें लद्दाख क्या चाह रहा है, देश क्या चाह रहा है, मानवता क्या चाह रही है? जी, सभी लोग, चाहे हमें हो, लद्दाखी हो या हमारे देश की हो,
असल में तो सब शांति ही चाहते हैं। तो हमारा यही प्रयत्न है कि हमारे देशवासी सब शांति से, आनंद से, सुरक्षित रहिए। सीमावर्ती इलाकों की ओर बढ़ते हुए नदियों नालों के ऊपर इसी तरीके के लकड़ी के पुल बने हुए हैं जो अधिकतर आपको जर्जर हालत में नजर आएंगे। जरूरत थी कि इनका निर्माण भी जल्दी शुरू हो जाए, लेकिन निर्माण शुरू होने में काफी समय लगा। अब आगे वाले इलाकों में लकड़ी के पुलों को हटाकर परमानेंट स्ट्रक्चर ज्यादा बनाए जा रहे हैं। बाकिर, आप यहीं पर आपका पूरा बचपन बीता है, किस तरीके से बदलाव आप देख रहे हैं पुलों? जिस तरह पहले यहाँ पर ज़रूरत कम था, क्योंकि गाड़ी वाड़ी नहीं थे, तो लोग जो है अगर मार्केट या कहीं जाना होगा, कुछ सामान लेना होगा, खासकर घोड़े या बाकी चीज़ों भी लेते थे, तो लकड़ी के पुल से काम चल जाता था। अभी आप जितना ज़रूरत लोगों की बढ़ गई, गाड़ियाँ आ गई, एडवांस हो गया, तो अभी खासकर आर्मी भी अभी जो पुल अभी यूज़ हो रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े टैंक्स आ रहा है, बड़े बड़े वेपन्स आ रहा है, तो इसके लिए ये पुल अभी काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसलिए आप गवर्नमेंट और आर्मी के दोनों के उसमें ये बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। और यही चीजें चीन को एक्चुअली चुप भी रही हैं। अगर आप सीमा के नजदीक ऐसी चीजें करते हैं तो देखिए, ये इस तरह के पुल के हालात इस तरीके से नहीं चला जा सकता। नदियों नालों पर इस तरह के अगर पुल हो, लेकिन अब निर्माण शुरू हो चुका है। चीन को लद्दाख में भारत की मजबूत मौजूदगी चुभ रही है। सड़कों पुलों का निर्माण परेशान कर रहा है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों है, आइए पहले वो समझा देते हैं। लद्दाख के पश्चिम में जम्मू कश्मीर है, उत्तर में गिलगिट बल्टिस्तान, जहां पाकिस्तान ने चीन की गुलामी मान रखी है। इसी के दूसरी तरफ है पूर्वी तुर्किस्तान, जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया है और उसे अब शिनजियांग प्रांत कहा जाता है। पूरब में तिब्बत है, जहां चीन का कब्जा पहले से है। दक्षिण में है हिमाचल प्रदेश। लद्दाख को चीन लंबे समय से अपने कब्जे में लेना चाहता है। पहले उसकी मंशा ये थी कि कारोबार के लिए सिल्क रूट बनाने का उसका सपना पूरा हो जाए। अब सामरिक दृष्टि से भारत पर उसका पलड़ा बेहद भारी हो जाना ही उसके सपनों में शुमार हो गया है। चीन के लिए लद्दाख उसके कुचक्र का हिस्सा भर हो सकता है, लेकिन लद्दाख के वासियों के लिए यह स्वाभिमान का प्रश्न है। आज हम आपको एक ऐसे गांव के लोगों से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिसे सुनकर आप सिर्फ यही कहेंगे कि ये तो अद्भुत है, क्योंकि 63 घर यहाँ पे आज की तारीख में 80 से अधिक फौज में शामिल है, देश सेवा कर रहे हैं। और हर घर अगर हम देख लें तो 4-5 फौजी आपको हर घर में मिल जाएंगे। अभी पढ़ते हैं या फिर क्या कर रहे हैं आजकल? अभी तो हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, क्या करना चाहते हैं? हम फौज में जाना चाहते हैं। आपको अच्छा लगता है कि आपके गांव से इतने सारे फौजी हैं? जी हाँ। तो आप लोग हमेशा क्या फिटनेस और ये सब देखते रहते हैं कैसे हम फौज में पहुंच जाएं? हाँ मैम, ये हम तो उम्मीद करते हैं कि फौज में जाने। घर से हैं और लोग फौज में? हाँ हैं। अच्छा, आप बताइए, आपके भी? हाँ मैम, घर से हैं लोग? हाँ सर। आप बताएं, आपके घर से कौन है? मेरा बस एक भाई है, बड़ा भाई। अच्छा, वो फौज में है जी, सर्व कर रहे हैं। कैसा लगता है आप लोगों को, कैसा गर्व होता है? बिल्कुल फकीर, मतलब थोड़ा हम लोग ऐसे मतलब खुशहाल होता है। यही है मैम जी। मतलब लद्दाख की मिट्टी अगर आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति वाले लामाओं को जन्म देती है, तो यहाँ गांव के गांव देश रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए लालायित रहते हैं। चुशोत के रामपुर गांव में हर घर तीर्थ था, क्योंकि यहाँ के हर घर में सेना ज्वाइन करना पीढ़ियों की परंपरा का हिस्सा है। इस घर में इतना छोटा सा गांव में इतना फिर हम हर चीज, हम हिंदुस्तान का कहते हैं, हम हर चीज को अहम रखते हैं कि मेरा जो लड़का होगा फौजी बनेगा। सबका ये सपना होता है। सबका ये सपना होता है। हाँ। हमारा हर घर में यही सपना होता है कि हमारा बेटा बनेगा, फौज बनेगा, या वो अफसर बनेगा या कुछ भी बनेगा, देश सेवादार बनेगा, देश की सेवा करेगा। 63 घरों के 80 से ज्यादा जवान इस समय भारतीय सेना में अपने शौर्य का परिचय दे रहे हैं। इनमें से कुछ इस समय LAC पर चीन के सामने छाती अड़ाए खड़े हैं। आपका कौन है फौज में?
जी मेरा भाई है फौज में, इस समय बॉर्डर पे है, चेना बॉर्डर पे। और हमें फ़ख्र हो रहा है कि हमारा सारे शुशोत ब्लॉक का जो जितने भी लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं। और डर भी लग रहा है, जो शहीद हो गए थे 20 लोग, उनके लिए हमें बहुत दुख भी है अंदर से। और डर भी लग रहा है, वहाँ पे बहुत सारे भाइयाँ हैं हमारा, और हर घर से 3, 4, 5 लड़के तो है ही है। इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़े तो हम भी तैयार हैं अपने देश के लिए। आप लोग भी तैयार हैं अपने लिए? इस गांव के कई योद्धा पाकिस्तान को धूल चटाते हुए करगिल में शहीद हुए थे, लेकिन उन शहादतों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम किया। आज यहाँ का बच्चा बच्चा देश के साथ कदम ताल करने के लिए तत्पर दिखता है। आपके दादाजी शहीद हुए इसमें? हाँ जी, 62 के युद्ध में। हाँ जी। और घर से कौन कौन रहा फौज में? हमारे खानदान में पूरा 12 या 13 आर्मी में है जी। तो हमें बहुत फक्र है कि हमारे खानदान से इतना देश की सेवा करने के लिए आर्मी ज्वाइन किया हुआ है। हाँ। तो मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन घर में भी एक लड़के का जरूरत पड़ता है। अच्छा। तो इसीलिए मैं आपके भाई हैं? और हाँ मेरे फौज भाई में? है, हाँ है फौज में है? फौज में, और 2 भाई शहीद हुआ है। कहाँ पर? ये इधर ही कारगिल वार में। हाँ, आपके भाई शहीद हुए। हाँ जी। ये सिंधु नदी है, और अगर हम उस हिसाब से देखें तो हम अपनी सभ्यता की गोद में खड़े हैं। सिंधु नदी में तमाम नदियां आकर, जो सहायक नदियां हैं, आकर मिलती हैं। हालांकि चीन से आते हुए ये भारत के कुछ हिस्सों को सींचते हुए आगे पाकिस्तान में जाकर प्रवेश कर जाता है, लेकिन पौराणिक काल से ही इस नदी का महत्व ऐसा है कि इन्हें महानदी का दर्जा हासिल है। China Army. This is a concept map. भारतीय सैनिक जिस तरह चीन के सामने डटे हैं, उसके परिणाम इस नदी के इतिहास में भविष्य के पन्ने जोड़ेंगे। पेंगोंग सो की तरफ निकलते हैं तो उस इलाके में भी गर्मी के मौसम में भी आपको ऊंची चोटियों पर बर्फ नजर आएगी और ठंड बढ़ती जाती है। लेह शहर से ठंड बढ़ती जाती है, और यही होती है चुनौतियां हमारे सैनिकों के सामने। यानी वो सिर्फ चीन से नहीं लड़ते हैं, बल्कि वो उस मौसम, उन परिस्थिति सिंधु के बिंदु बिंदु से सिंचित शानदार लद्दाख चीन और पाकिस्तान के विश्वासघातों से आहत है। चीन की नजर पूरे लद्दाख पर है। उसकी बदनीयती की गवाह यहाँ की गलवान घाटी भी है। 60 के दशक से ही चीन ने इस घाटी पर अवैध कब्जा जमाने की कोशिश की। वो दर्द लद्दाख के सीने में नश्तर बनकर चुभता है। तब ऐसी करके हम गलवान नाले में जब पहुंचा तो मेरे पास तो LMG होता था। तो मेरे पास LMG का जो मेरा हेल्पर था, एक और था जवान। फिर मैंने सोचा तू यहाँ रुको, हाँ आमना LMG के साथ ट्रेन में रहना। मैं गलवान नाले का गाना सुना था, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आता है, मेरा दादा गाता था, तो मैं थोड़ा देखने जाऊंगा। गलवान घाटी लद्दाख के लिए सिर्फ एक खूबसूरत स्थान नहीं, बल्कि संवेदनाओं का सैलाब है। उसकी यादें गीतों से झलकती हैं। दर्द बढ़ता है तो गलवान का गीत लद्दाख में गूंज उठता है। गलवान नाल्यां ले पानी बुलु चांगलारं द्यारायुल बोइली तुरियो गलवान बो नाल्यां दुसे नाल्यारालं युल बोइली तुयो Da yalar kena kyolum spi ni yerkeni। गैरत होती तो चीन लद्दाख वासियों के इस सुख पर डाका नहीं डालता। वो जिस गलवान पर दावा ठोक रहा है, उसकी कोई कहानी, सबूत या सिरा चीन से कभी जुड़ा ही नहीं।
यहाँ तक कि इस घाटी का नाम भी लद्दाख के निवासी गलवान अमीन के दादा रसूल गलवान के नाम पर पड़ा। आपको अभी कैसा लगता है जब चाइना बोलता है कि नहीं ये हमारा है, हमारे हिस्से में रहेगा? बिल्कुल नहीं है, चाइना का ये लद्दाख ये हमारा हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का रहेंगे और हम लद्दाखी भी इसके पीछे बहुत जोर लगाएंगे। अगर चाहे तो हम आर्मी के साथ शाना बशाना करके हम उस जगह को लेने के लिए वॉलंटियरली तैयार है। 1878 में पैदा हुए रसूल गलवान 12 साल की उम्र से अंग्रेजों के टूरिस्ट गाइड थे। उन्हें लद्दाख के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। 1899 में गाइड गुलाम रसूल ने अंग्रेजों के एक दल की जान बचाने के लिए इस घाटी का प्रयोग किया। इससे पहले यह घाटी लोगों की नजरों से ओझल थी। अंग्रेजों ने गुलाम रसूल गलवान से खुश होकर इसे गलवान घाटी का नाम दे दिया। इससे संबंधित सारे साक्ष्य सर्वेंट ऑफ साहिब्स नाम की किताब में दर्ज हैं। सर फर्नांड यंग हस्बैंड जो एक्सप्लोरर और टेकर मशहूर है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो उनको वहाँ से रास्ता भटक गया है। तो रसूल गलवान ने जिम्मेवार था कि वो कहाँ से निकले, तो रसूल गलवान ने रास्ता दिखा के उस काबिले से निकाल दिया। तो अंग्रेज लोग बहुत खुश हो के उस जगह का नाम गलवान रसूल यानी गलवान नाले के नाम रखा गया। ऐसा हो नहीं सकता कि गलवान की ये कहानी चीन को मालूम न हो, लेकिन जब जमीन पर कब्जे की खोट वाली नियत हो तो दावा चीन जैसा हो ही जाता है। चीन ने जहां अब तक कब्जा किया है उन जगहों को जिंदा नर्क या अपनी महत्वाकांक्षाओं की कचरा फैक्ट्री में तब्दील कर दिया है। गलवान को उसके विनाशकारी पंजों से बचाना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि इसकी संरचना ईश्वरीय वरदान से लिखी, इसकी सुंदरता परिलोक जैसी। जिस लद्दाख को आज चीन अपनी कारोबारी सोच की प्रयोगशाला बनाना चाहता है, उस लद्दाख को लद्दाख के लोगों ने पीढ़ियों से अपना खून पसीना देकर सजाया है। जिन्होंने लद्दाख को विकास के रास्ते पर लाने में मदद की, उनके टैलेंट को लद्दाख के लोग बड़ी ही सरलता से स्वीकार करते हैं और उन्हीं के गीत गाते हैं। लद्दाख में केवल 2 लोगों पर गाने बने हैं, गीत बने हैं। उनमें से एक है वो व्यक्ति जिन्होंने लद्दाख की कठिन परिस्थितियों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के रास्ते को आसान किया, या यूं कहें कि रास्तों को बनाया। मुंशी अली, उनके नाम पर गाने भी हैं। और ऐसा समझिए कि डीबीओ की अगर हम आज बात करते हैं तो वहां तक की सड़क की सोच हो या उसका निर्माण हो, उसमें वो लगे रहे। उनके पोते हैं आप या तो कैसे हुआ था ये तो बहुत बहुत ऊंचाई वाला इलाका है, बहुत कठिन है वहां पर रोड बनाना। हाँ बिल्कुल, इससे समझा कि वहाँ अभी जो पहले वो दौलत बेग घोड़े पे जाते थे, वहाँ सामान लेते थे। जो वहाँ गया उनको पता है कि वो रोड किस तरह बना है। कहते हैं वहाँ पहाड़ पे सुराख बना के वहाँ सरिया लगा के फिर उसके ऊपर पत्थर बिछा के वहाँ रोड, अभी भी वो रोड तैयार है। वहाँ उनका नाम भी लिखा हुआ है। ऐसे है। तो यहाँ पर लोगों को दिक्कत इस बात पे आती थी कि एक जगह से दूसरी जगह आप जाएं, लोग बता रहे हैं कि 2-2 महीने लग जाते थे आने जाने में ही, तो इसीलिए वो हीरो रहे यहाँ के लोकल लोग। वही एक कहते हैं लोकल एक ठेकेदार था, उसी ने ये सारा नुब्रा श्रीनगर रोड वो दौलत बेग को वो बनाया है। ये आप बीआरओ से पहले की बता, मतलब बीआरओ के साथ साथ उनकी भी मदद करते थे, कैसे होता था ये? किसके से ये बीआरओ में थे या मतलब लोकल आर्किटेक्ट थे, लोकल दिमाग था जो कि उनकी भी मदद कर रहा था? हाँ लोकल थे, ये सारा वो लोकल ही करते थे। हाँ। जी हाँ। तो श्रीनगर से लेके यहाँ तक की भी हाँ उस रोड में भी उनका है जनाब। और श्रीनगर में भी उनका रोड जिस वक्त बनाया उन्होंने बनाया है। वहाँ को पहाड़ पे लिखा भी है उनका नाम, वहाँ भी लिखा उन्होंने सनाइदना में रोड बनाया, वो भी वहाँ अभी भी है। आजादी के बाद वो शुरू कर दिया था। हाँ इसके बाद शुरू 47 तो, लेकिन 62 के टाइम थोड़ी देर रुका होगा कामकाज इस पर। हाँ इसके बाद तो फिर सिलसिला जारी रहा होगा। लद्दाख ने एक बहुत लंबा संघर्ष देखा है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती ऐसी है कि हर चालबाज देश अपनी निगाहें यहाँ पर लगा लेता है, लेकिन यहाँ के जो आम लोग भी हैं वो अपने दिलों में अपने इतिहास को संजो कर रखते हैं। ये म्यूजियम भव्य नहीं है, शायद बहुत कम लोग ही यहाँ तक आ पाते होंगे, लेकिन इसके अंदर हर फ्रेम के भीतर जो यादें समेट कर रखी गई हैं वो अनमोल है।
लद्दाख के लोग दुनिया से ज्यादा कुछ मांगते नहीं, लेकिन अपनी छोटी से छोटी उपलब्धि या कोशिश पर गर्व करना भी नहीं भूलते। ये म्यूजियम मोहम्मद दीन खान संचालित करते हैं। इसमें उन्होंने कम से कम 200 साल के लद्दाख से जुड़े दस्तावेजों और तस्वीरों को संग्रहित किया है। ये देखिए 1948 जब पहली बार डकोटा विमान यहाँ पर लैंड किया था, क्या उस वक्त हम तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे। उस वक्त जो हमारे बुजुर्ग को कहते हैं कि सब लोग दौड़ के गए यहाँ से। कुछ आते हुए देखा और सब ने सोचा कोई जानवर है। तो बहुत सारे घास भी ले गए, बहुत कुछ पानी भी लेके गए उनको पिलाने के लिए। अच्छा, ऐसी मेहमान नवाजी होती है लद्दाख में। ये चीज़ है, कोई भी चीज़ हो ना उसको वेलकम करते हैं। ये लद्दाख की मासूमियत है जिसने दुनियादारी के छल प्रपंचों से इतना संबंध कभी रखा ही नहीं था कि वो एक विमान को मशीन मानते। वैसे दीवार पर साधारण लगी ब्लैक एंड व्हाइट ये तस्वीर इतिहास के एक उस पन्ने को खोलती है जिसमें चीन की ही तरह पाकिस्तान के विश्वासघात की कहानी दर्ज है। लद्दाख उसका गवाह रहा। 1948 में जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कबायलियों की आड़ लेकर हमला बोला तो उसकी भारी कीमत लद्दाख को चुकानी पड़ी। गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र में स्कार्दू तक पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया और लेह से श्रीनगर का रास्ता काट दिया था। लेह को बचाने के लिए तब मेजर जनरल के.एस. थिमैया ने इस क्षेत्र में एयरफोर्स की जरूरत समझी थी। इंडियन एयरफोर्स ने तब ये डकोटा विमान लैंड किया ताकि भारतीय जवानों को मदद मिल सके। लेह को लद्दाख से अलग होने से रोकने की ये तस्वीर भारतीय इतिहास के सबसे खूबसूरत पलों की तस्वीर है। मोहम्मद दीन खान जब संयुक्त लद्दाख का जिक्र करते हैं तो उनके चेहरे पर इस बात का सुकून उभर आता है कि चीन की जिस विस्तारवादी और कारोबारी दूषित सोच का ग्रहण लद्दाख के सर पर मंडरा रहा है, उसकी सच्चाई से जुड़े दस्तावेज उनके पास हैं। यहाँ पर सिल्क रूट के जरिए भी लद्दाख किस तरीके से जुड़ा था बाकी दुनिया से। मोहम्मद दीन खान हैं जो कि बहुत बारीकी से जुड़े हैं इस म्यूजियम के साथ, और आपके परदादा भी मतलब बड़े ट्रेडर्स में से एक हुआ करते थे। बहुत दस्तावेज आप कह रहे हैं कि गलवान रसूल की साइन की हुई भी चीजें आपके पास हैं। बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स हैं ट्रेड के, सेंट्रल एशिया के साथ, तिब्बत के साथ और इंडिया के साथ, वो सारे वहाँ पड़े हुए। तो हम कोशिश कर रहे थे कि उसमें से कुछ निकाल के यहाँ ले आए लाइब्रेरी यहाँ के लिए। मतलब ये सारे दस्तावेज हमारे पास हैं, वो सारी फोटोग्राफ्स हमारे पास हैं जो बताती हैं कि जब लद्दाख पूरा एक हुआ करता था तो कैसा था। जब लद्दाख जब एक हुआ करता था उस वक्त इतना इम्पोर्टेंट हुआ करता था कि ये एक सेंटर प्लेस बन गई थी ट्रेड रूट का, जिसमें तिब्बत, सेंट्रल एशिया और इंडिया के साथ ट्रेडर्स यहाँ आते थे, यहाँ से अपने गुड्स को एक्सचेंज करते थे या बेचते थे, तो अपने अपने रूट पर भी चले जाते थे। और बहुत सारे उसमें से कुछ पंजाबी ट्रेडर्स थे, उनके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन अभी यहीं बस गए हैं जो अमृतसर से आए थे। लद्दाख और तिब्बत सिल्क रूट के बिल्कुल बीचों बीच है। चीन के पास जो सिल्क रूट निकलता था वो तिब्बत और लद्दाख होते हुए ही जाता है, जो चीन को सीधे मध्य एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट के देशों से जोड़ता है। एक तरह से लद्दाख को आप सिल्क रूट का चौराहा कह सकते हैं, जहां से चौतरफा व्यापार के रास्ते खुलते हैं। तिब्बत पर तो चीन पहले से ही कब्जा करके बैठा है, लिहाजा अब इसीलिए लद्दाख पर उसकी गिद्ध की नजर है, क्योंकि ये रूट आज भी चीन को सुपर पावर बनाने के रास्ते खोल सकता है। चीन दुनियादारी का पूरा हिसाब लगाकर लद्दाख पर नजरें गड़ाए बैठा है। सदियों पुराने सिल्क रूट को दोबारा जिंदा करना तो उसका उद्देश्य है ही। लद्दाख की पहाड़ियों में छुपे कुदरती खजानों पर भी उसकी नजर है। 2007 में जर्मनी की एक प्रयोगशाला में लद्दाख की कुछ चट्टानों के नमूनों पर शोध हुआ था। चट्टानों के नमूने चीन के नियंत्रण वाले इलाके से सटे नुब्रा श्योक घाटी के एक गांव से लिए गए थे। इन नमूनों में बड़ी मात्रा में यूरेनियम के कण पाए गए। चीन हाल ही में अमेरिका को टक्कर देने के लिए बड़ी संख्या में परमाणु बम बनाने की धमकी दे चुका है। यूरेनियम की बड़ी मात्रा में उसे इसीलिए जरूरत पड़ेगी, लिहाजा एक वजह लद्दाख की तरफ देखने की उसकी ये भी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख की उपयोगिता की तुलना संजीवनी बूटी से करके ये इशारा तो दे ही चुके हैं कि अद्भुत है लद्दाख। लद्दाख में सोलो नाम का एक पौधा पाया जाता है। जानकारों का कहना है कि पौधा हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले लोगों के लिए, बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात सुरक्षा बलों के लिए ये संजीवनी का काम करता है। कम ऑक्सीजन वाली जगह पर शरीर के इम्यून सिस्टम को संभाले रखने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। सोचिए, ऐसी अद्भुत चीज दुनिया भर में बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए? कौन हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा? धारा 370 हटने के बाद लद्दाख का अपना वजूद नजर आया। जम्मू कश्मीर से अलग लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी हुआ। यहां पर लोग इंतजार कर रहे थे कि शुरुआत होगी विकास कार्यों की, लेकिन सबसे पहले तो कोरोना और उसके बाद चीन के अतिक्रमण का प्रयास। बहुत समय से लद्दाख क्षेत्र की मांग थी कि वहां पर एक यूटी बनाया जाए, इसलिए ये मांग के तहत हम जम्मू कश्मीर में 2 यूटी लेकर आ रहे हैं। एक यूटी लद्दाख क्षेत्र की होगी जिसमें अक्साई चीन भी समाहित होगा, और वहां दोनों हिल काउंसिल जो बनी है वो चालू रहेगी, और हिल काउंसिल के अध्यक्ष को मिनिस्टर का दर्जे के साथ वो अपना कार्यभार, अपना एडमिनिस्ट्रेशन करते रहेंगे, जिससे स्थानीय नुमाइंदों की पूरी आवाज हिल काउंसिल के अंदर सुनाई देगी। इस ऐलान के बाद लद्दाख में खूब जश्न मना, लेकिन लद्दाख पर बदनीयती रखने वाले चीन ने तब भी इस पर गैर जरूरी आपत्ति जताकर अपनी कुटिलता जाहिर की थी। आज जब चीन ने फिर लद्दाख पर नजरें उठाई हैं, तो देश के साथ साथ पूरा लद्दाख एकजुट है। साफ दिल और कोमल भावनाएं लद्दाख के लोगों का चरित्र हैं, लेकिन संघर्ष की स्थिति में उनके जैसे जीवट वाले योद्धा भी कम ही मिलते हैं। लद्दाख में जीवन और उनकी सभ्यता के निशान सिंधु घाटी की सभ्यता की तरह ही प्राचीन हैं। पहली सदी में कुषाण राजवंश के शासन से लेकर 19वीं सदी में डोगरा राजवंश तक, और फिर आजादी के बाद की परिस्थितियों में लद्दाख ने संघर्ष का लंबा दौर देखा है। संघर्ष के दौरान स्थितियों में बदलाव भले आया हो, लेकिन लद्दाख की मूल भावना कभी नहीं बदली। वो बंजर हो, वो सूखा हो, वो रेगिस्तान हो, वो पहाड़ी इलाका हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने देश की जमीन है, ये किसी को नहीं भूलना चाहिए, किसी को नहीं भूलना चाहिए। अपने देश की जमीन है, चाहे वहां पे अब कुछ घास उगते हैं कि नहीं उगते हैं, बर्फ गिरते है कि बारिश गिरता है, डजंट मैटर, लेकिन वो अपने देश की जमीन है। और इस देश के मिट्टी के साथ, इस देश के भूभाग के साथ, इस देश के जमीन के साथ किसी को इस तरह के स्टेटमेंट दे के देश के साथ, मैं इसको खाली स्टेटमेंट नहीं मानता हूं, ये देश के साथ गद्दारी में मानता हूं। कुल 2,74,289 की आबादी वाला लद्दाख लेह और करगिल में विभाजित है। करगिल में 76.87% आबादी मुस्लिम है। लेह में 66.40% आबादी बौद्ध। लेकिन मजहबी मान्यताओं से अलग पूरे लद्दाख की आवाज एक है, और वो आवाज है देश की आवाज। चीन को लद्दाख की ये देशभक्ति बहुत अखरती है। जमीन का धूसर रंग पहाड़ों पर चढ़ता है, धूसर पहाड़ों के ऊपर बर्फ का सफेद रंग चढ़ता है, और उसके ऊपर चढ़ता है नीले आसमान का रंग। नीचे लामाओं की कतारें और उनके मंत्रों की ध्वनियां, एहसास यही होता है कि किसी रहस्य लोक में है, और यही लद्दाख है। लद्दाख का पूरा इतिहास, भूगोल कहता है कि चीन की एक एक चालबाजी में सिर्फ झूठ और झूठ घुला हुआ है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और बाकिर चो के साथ श्वेता सिंह, लद्दाख।